हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और पाकिस्तान से संबंधित है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD यानी विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसे पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ये दोनों ट्विंस कहे जाते हैं ब्रिटेन वुड के। ब्रिटेन वुड न्यूयॉर्क के मानहट्टन में, लोअर मानहट्टन में स्थित एक छोटा सा टापू है। वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके साथ एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसकी जगह बाद में चल कर के कैट राउंड शुरू हुआ। खैर, ये तो पुरानी बात हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगभग 1.3 बिलियन US डॉलर यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए के बराबर का लोन स्वीकृत किया है पाकिस्तान के लिए। तो क्या पश्चिमी देशों की इसमें कोई चाल हो सकती है? अमेरिका सहित आप लोगों को बताया था कि अमेरिका इन सब का राजा है, दादा है आप कह सकते हैं। और IMF पर यूरोपीय संघ का दबदबा है, तो विश्व बैंक पर अमेरिका का दबदबा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर इस समय यूरोप का ठीक ठाक कब्जा है। बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और गीता गोपीनाथ इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपके कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम साहब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जिनको कि भारत सरकार ने रिकॉल कर लिया, क्योंकि इसी मुद्दे पर कि भाई पाकिस्तान को ये फंड कैसे मिल गया। आप सभी को ये भी बताया था कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी नोडल बॉडी है, उसी की देखरेख में यह काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD ये दोनों यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं। वाशिंगटन DC में इनका मुख्यालय स्थित है। और आपको ये भी बताया, भी बहुत बहुत सारी मात्राएँ थी कि इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदृश होते हैं। यानी अगर 191 सदस्य इनके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो इसमें वर्ल्ड बैंक के भी 191 ही होंगे और 382 बोर्ड ऑफ गवर्नर में होने चाहिए। हर देश का वित्त मंत्री एक सदस्य होता है और एक सदस्य को वह नॉमिनेट कर सकता है जो उसकी अनुपस्थिति में वोटिंग करता है या बैठकों में हिस्सा लेता है। लेकिन सच्चाई है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 25 सदस्य हैं और यही मिलकर के फैसला लेते हैं। ये आपको नहीं बताया था, ये आज आपको बता दे रहे हैं। इसमें 25 ही सदस्य प्रमुख हैं जो इसमें फैसला लेते हैं। इसमें अमेरिका है और यूरोपीय संघ के वो देश हैं जो हिंदुस्तान को देखना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में ये 25 देश ईसाई देश हैं और ये एक भारत को अलग थलग करने के लिए ये सब गैंग कर जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में चीन भी यही चाहता, चीन के पास भी वोटिंग राइट है। चीन भी यही चाहता, चीन भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर है। चीन भी यही चाहता था कि भाई किसी भी तरह से पाकिस्तान को, चीन हालांकि बुद्धिस्ट कंट्री है, ईसाई कंट्री नहीं है, और यह कन्फ्यूशियस को मानने वाला प्रमुख देश है, कन्फ्यूशियनिज्म कह सकते हैं। लेकिन ये सभी चाहते थे कि पाकिस्तान को पैकेज मिले, बेल आउट पैकेज मिले और भारत को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। भारत की प्रगति से इनमें से कोई खुश नहीं है। अमेरिका भी दोहरी चाल चलता है। ये दूसरी बात है, भारत अपने स्वार्थ के कारण जो है अमेरिका से जुड़ा रहता है, उसकी बात सुनता है। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से भले ही नरेंद्र मोदी थोड़े से रिलैक्स्ड हों, जो बाइडन के समय में तो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड नहीं थे, तो तलवार की धार पर चलने जैसी बात थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल मीडिएट करके भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर करा दिया। हालांकि पाकिस्तान इसको मानता नहीं है और वो देर रात तक जो है 11 बजे रात तक जो है वो गोलीबारी करता रहा। बल्कि भले ही
हल्के हथियारों से करे। राजौरी और पुंछ जैसे जगहों पर वह गोलीबारी करता रहा, और जैसलमेर में जैसे राजस्थान के शहर में जहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया था, जो कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ इसके ड्रोन भी दिखे थे। तो पाकिस्तान को भारत के विरोध के बावजूद एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस की अन्य बॉडीज़ में 3 ऑप्शंस होते हैं वोटिंग के। या तो आप वोटिंग में भाग लें यानी हाँ कहें, या वोटिंग में भाग लेकर के ना कहें, या एबसेंट हो जाएं। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये व्यवस्था है कि या तो आप हाँ कहेंगे या तो आप एबसेंट हो जाएंगे, ना कहने का ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद से 25 देश मिल करके ही प्रमुख रूप से निर्णय लेते हैं बहुमत से कि क्या करना। जनरली कॉन्सेंसस यानी एक राय के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। तो जो 25 सदस्य हैं, 25 सदस्य जो है चाहते थे पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना, बावजूद इसके कि वह आतंकवादी घटना भारत में कर रहा है। फिर भी अमेरिका, जिसके पास 16% के करीब शेयर है, यानी दूसरे शब्दों में SDR 16% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा को SDR कहते हैं। एक SDR $1 से थोड़ा सा अधिक होता है, 1.85 के बराबर होता है, डॉलर के बराबर। तो ऐसी दशा में अमेरिका 15% से ज़्यादा मिलने का मतलब अमेरिका के पास वीटो पावर भी है। 15% से ज़्यादा जिसका शेयर होता है उसके पास वीटो पावर भी होता है। यानी अकेले अमेरिका चाहता तो ये फंड रुक जाता, लेकिन उसने दोहरी चाल चली और पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज दिलवा दिया। इससे भारत खफा होता। भारत ने एबसेंट भी रह करके भी अपनी नाराज़गी जताई थी। एबसेंट रहना भी स्ट्रॉन्ग निगेशन का एक परिचायक है, लेकिन भारत की सुनता कौन है। तो इस प्रकार से पश्चिमी देशों ने और चाइना ने गैंग अप करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिलवा दिया। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा भी चल रही है, भाई पाकिस्तान में किसका दबदबा ज़्यादा चलता है। तो लगता है जो सीज़ फायर उल्लंघन हुआ 5 बजे के बाद भी सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा, वो चीन की शाह पर करता रहा। चीन के विदेश मंत्री वांग ही हैं और वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी है बॉर्डर डिस्प्यूट हल करने के लिए। भारत की तरफ से अजीत डोभाल हैं जो कि NSA में हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इन दोनों के बीच बातचीत हुई जिसमें वांगी ने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता अपनी दोहराई। इससे भारत के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ा, चूँकि जनरल बिपिन रावत कहा करते थे इसके जो भारत के पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, तो दूसरे हैं जो इस समय हैं। जनरल बिपिन रावत, आप सभी लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु जा रहे थे, एक पर्वत के ऊपर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और वहीं ये अपनी पत्नी के साथ काल कवलित हो गए थे। खैर, वो कहा करते थे भारत में 2.5 लोगों से युद्ध करना है, यानी एक फ्रंट 2.5 फ्रंट हैं। एक फ्रंट तो पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना है और आधा फ्रंट जो है भारत में रह रहे गद्दार हैं जो कम्युनिज्म के नाम पर या किसी और नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता। पाकिस्तान को तो बेल आउट पैकेज मिल गया, इसके पीछे पश्चिमी देशों की चाल भी हो सकती है। ये वैसे ही है जैसे पश्चिमी देशों में लुई माउंटबेटन को ये पता था कि उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन पंडित नेहरू से या तो प्लेटोनिक लव करती हैं या फिजिकल रिलेशन में हैं। पंडित नेहरू भी कश्मीर एयरफोर्स के स्पेशल विमान से हर सप्ताह नाश्ते के लिए पहुंच जाया करते थे। कहा जाता है कि वो अंतरंग रूप से एडविना माउंटबेटन से मिलते थे और लुई माउंटबेटन जानबूझ करके उसमें पहाड़ टहलने चले जाया करते थे। अब सच्चाई जो भी हो, एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी इस बात पर हंस दिए थे। वो कहते हुए मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा दिल कश्मीर में ही बसता है। तो इस पर एक बार हल्का सा मुस्कुराए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत गंभीर आदमी थे, लेकिन एक बार हल्का सा मुस्कुराए थे तो पंडित नेहरू को नागवार गुजरा। उन्होंने इसका रीज़न भी पूछ दिया, उन्होंने कहा हम यूँ ही हंस दिए थे।
इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो पंडित नेहरू शांत हुए। पंडित नेहरू को ये डाउट था कि भाई उनके और एडविना माउंटबेटन के संबंधों के बारे में उनके कैबिनेट के बहुत सारे लोगों को जानकारी है, 13 या 14 लोगों को अच्छी ये जानकारी है, जो भी है। लेकिन पंडित नेहरू के समय में भी पश्चिमी देश कश्मीर को एक विवादास्पद रीजन बनाना चाहते थे। है मोहम्मद अली जिन्ना तो चाहते ही थे, इसलिए उन्होंने लुई माउंटबेटन को भेजा। और इसीलिए लुई माउंटबेटन अपने पत्नी के साथ पंडित नेहरू के संबंधों को समझते हुए भी खामोश रहे। ये अजीब संजोग है कि जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जिनके हम गुलाम रहे, उन्हीं का एक आदमी जो है अंतिम गवर्नर जनरल के पहले एक गवर्नर जनरल रहा। आज़ादी के समय वही गवर्नर जनरल थे, आज़ादी के बाद भी वही गवर्नर जनरल बने। और गवर्नर जनरल ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता था। जब पाकिस्तान ने भारत पर, पाकिस्तान के कवायदियों ने भारत पर हमला किया था 1947 में, उस समय भी लुई माउंटबेटन ही थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पंडित नेहरू की कृपा से ही ये सब हो रहा था, जो भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो पश्चिमी देश हैं वो गैंगअप करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिलवाने पर तुले हुए थे। अमेरिका भी उनके साथ था, इसलिए अमेरिका वीटो पावर आते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर अकेले वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया होता तो यानी वो वॉकआउट कर गया होता, अगर भाग नहीं लिया होता इसमें, वो वीटो पावर के सदृश ही माना जाता और पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं मिलता। लेकिन अमेरिका भी दोहरे चरित्र का इस मामले में, चीन दोहरे चरित्र का नहीं है। हालांकि चीन और अमेरिका के बीच अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा चल रही है, टैरिफ वार चल रहा है, और पाकिस्तान में किसकी दादागिरी चलती है इसको लेकर के भी एक संघर्ष चल रहा है। जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज आप IMF से मिल गया है। उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका कोई चाल चलेगा, और उसने भारत पर भी दबाव बना करके, पाकिस्तान पर भी दबाव बना करके सीज़ फायर करा दिया। देखते हैं इस सीज़ फायर की प्रतिक्रिया में से बहुत सारे मोदी के समर्थक मोदी से नाराज़ हो गए हैं, किंतु कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरेबिया, कतर जैसे देशों ने भी मोदी पर, या UAE जैसे देशों ने भी मोदी पर दबाव बनाया था। इन सब के साथ मोदी के अच्छे संबंध हैं, भारत के अच्छे संबंध हैं। तो मोदी भी नहीं चाहते थे कि विश्व ओपिनियन को दरकिनार करके, और चीन अगर कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, तो चीन को ला करके युद्ध करना और यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या करवाना ठीक रहेगा। इस बात को मोदी समझ गए थे। संभवतः इन्हीं दबाव के चलते उन्होंने ये सीज़ फायर किया। जो भी हो, लेकिन हम लोग IMF के भीतर पश्चिमी देशों की चाल को समझना चाहते हैं, अमेरिका की चाल को समझना चाहते हैं। तो अमेरिका ने एक तरफ IMF से पैकेज दिलवाया पाकिस्तान को, इसीलिए दिलवाया कि पाकिस्तान उसकी बात सुनेगा, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनवा करके सीज़ फायर भी करा दिया। आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि IMF में भले ही 382 सदस्य हों, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में फैसला तो बहुमत से होना चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 119 के तहत सैन फ्रांसिस्को चार्टर का यही है। यूनाइटेड नेशंस के अन्य बॉडीज़ में होता है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं हुआ। इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप हाँ कह रहे हैं, या तो आप एब्सेंट हो रहे हैं। ना कहने का ऑप्शन होता ही नहीं है। इस वजह से भारत ने एब्सेंट होना ही ठीक समझा। एब्सटेंशन को भी एक स्ट्रॉन्ग निगेशन माना जाता है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसी चर्चा आपसे की जाएगी। वैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर बॉडीज़ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन ये काम करता है। ये सब बातें मैंने पहले बता दिया है, फिर दोबारा उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग का फोकस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पाकिस्तान को मिले
पैकेज पर ही होना चाहिए। यही हो भी रहा है, देखना है आगे जैसा होगा वैसा बात आपसे करूँगा।